Hello guys, welcome to Strategic Timeout with Meet, and today we'll be discussing India versus England fourth test at Old Trafford, Manchester. And मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त चैतन्य काले। चैतन्य काले के बारे में एक बात बताऊंगा। इनकी और मेरी दोस्ती शुरू हुई थी, इन्होंने मेरे को अपने क्रिकबस के हैवी और से के कमेंट्स बताए थे और फ्लॉन्ट कर रहे थे, एंड वहां से ही हमारी क्रिकेट की बातें शुरू हुई। एंड आज हम इंडिया के मैच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सो वेलकम चैतन्य। थैंक यू मीत। एंड आई थिंक मेरे को हमेशा ही मजा आता है कि ऐसे क्रिकेट डिस्कस करने मिले किसी अपने जैसे क्रिकेट पागल के साथ। तो अभी यहाँ पे उसी को डिस्कस कर रहे हैं और उसी का एक ऐसा शो भी बना दे रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात होगी। बढ़िया। तो बात करते हैं, अभी इंडिया ट्रेल कर रही है सीरीज में 2-1, एंड वी आर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड जहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। वी आर येट टू विन अ गेम देयर। एंड इंग्लैंड की बात करें, वो अपने 2019 से अब तक एक भी मैच नहीं आ रहे। 6 में से 5 मैच जीते और एक ड्रॉ रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडियाज चांसेस कमिंग इनटू दिस मैच? आई थिंक ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल तो होगा इंडिया के लिए, बिकॉज आपने जैसा मेंशन करा, मैनचेस्टर में इंडिया का रिकॉर्ड इतना खराब नहीं रहा है और इंग्लैंड का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है ऑन अ कॉन्ट्रेरी। एंड मैनचेस्टर एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे इंडिया ज्यादा खेला भी नहीं है। लाइक 7 साल पहले हमारा लास्ट टेस्ट मैच था मैनचेस्टर में, एंड उसके पहले जो टेस्ट मैच हमने खेला था वो 24 साल पहले था। तो इंडिया इज नॉट नोन टू दिस ग्राउंड अलॉट, बट आई मीन दिस इज अ न्यू टीम, एक नई टीम है, नए फेसेस है इनमें, एंड दे हैव द हंगर टू प्रूव देमसेल्फ। सो इफ दे प्ले गुड क्रिकेट, आई थिंक दे कैन इजीली बीट इंग्लैंड। अभी इंग्लैंड भी इज ऑन अ ट्रांजिशन साइड, उनके मेन बॉलर्स चले गए हैं, दे आर स्टिल फिगरिंग आउट अ बॉलिंग लाइनअप। बैटिंग लाइनअप अभी जस्ट उनका 1 साल पहले ही सेटल हुआ है, अदरवाइज बैटिंग लाइनअप में भी बहुत सफल चल रहे थे उनके। तो आई यस। थिंक बोथ टीम्स आर ऑन इक्वल ऑन पेपर इफ यू आस्क मी, इन टर्म्स ऑफ वेयर दे वांट टू बी। अभी हम उनके जो लेजेंड्स रिटायर हुए हैं उसके बाद उनकी सेटल्ड 11 दोनों टीमों की अभी बनी नहीं है। तो आई थिंक उस इवन कॉन्टेस्ट में इफ इंडिया डज वेल, दे यूज द पिच टू देयर एडवांटेज, क्योंकि अभी अपने पास फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड से थोड़े बेटर है, लाइक विद द लाइक्स ऑफ बुमराह एंड सिराज। एंड इवन इफ यू सी समवन लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, जिसको ऐसे फास्ट बॉलिंग विकेट्स पे डालने में मजा आएगा जहां पे वो अपनी नेचुरल फुल लेंथ पे डाल सकता है। So even he'll enjoy bowling on Manchester. So with that, I think India can obviously challenge England. I don't think ये वन साइडेड टेस्ट मैच होने वाला है मैनचेस्टर का। बट अगर बात करें इंग्लैंड का, इंग्लैंड यार इन ट्रांजिशन फेज, बट स्टिल दे हैव प्लेयर्स जिनका मैनचेस्टर पे रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। अगर ब्रोक्स की बात करें, 7 मैच में 35 विकेट है, रूट एवरेजेस 35। क्रॉली ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ड्रॉ हुआ था उसमें क्रॉली स्कोर्ड 189। तो आई थिंक दे हैव प्लेयर्स जिनका यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। एंड इंडिया का कंपैरिजन में दे आर नॉट प्लेड मच हियर, सो दैट कुड वर्क इन इंग्लैंड्स फेवर। So what do you think India can do different here from the first 3 tests that we can have that edge over England? आई थिंक व्हाट इंडिया कैन डू डिफरेंटली इज, हमने जो पहले 3 टेस्ट मैचेस में देखा है, इंडिया का अप्रोच थोड़ा सा डिफेंसिव रहा है। लाइक दे हैव रिलाइड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स ऑफ बैटिंग, एंड जो Yes. हल्की सी वीक लिंक है बॉलिंग, जो शायद इतनी अच्छी नहीं हुई है जितना वो प्रिपेयर करके आए थे, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा अंडर प्रोटेक्टेड रखा है। यहाँ पे आई विल want them to go out and play a bit more aggressive, like तुम अपनी बॉलिंग को चांस दो। हाँ, तुम्हारी बॉलिंग रन लीक करेगी, बट उनकी स्ट्रेंथ वही है। जैसे इफ यू सी समवन लाइक सिराज, उसकी स्ट्रेंथ वही है कि वो हवा में बॉल स्विंग कराता है, एंड फॉर हिम टू डू दैट इफेक्टिवली ही हैज टू बी अराउंड दैट फुल लेंथ, क्लोजर टू द स्टम्प, जहां पे वो बैट्समैन को ड्राइव में बीट कर पाए। अगर वो थोड़ा सा डिफेंसिव होने के लिए गुड लेंथ पे आ जाएगा तो शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। एंड सेम विद बैटिंग, जो मैंने नोटिस करा है लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे बैटर हैं आपके पास जिनका नेचुरल गेम अटैकिंग है, बट वो भी अपने शेल में चले जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर विकेट। आई थिंक नॉट बैक वो ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में देवर बैटिंग ऑन अ फोर्थ, आई थिंक सेकंड और थर्ड डे विकेट, एंड काफी ग्लूमी कंडीशंस थे, बॉल बहुत स्विंग हो रहा था। एंड नीतीश कुमार रेड्डी ही प्लेड द सेम वे, लाइक उन्होंने स्पिनर्स को तो खूब मारा ही, बट कमिंस खुद आ गए थे बॉलिंग पे, एंड बॉल स्विंग हो रहा था। तो 1-2 ओवर उनको तकलीफ आई, एंड तीसरे ओवर से उन्होंने अपना नेचुरल गेम बैक करके स्कोर करा और वो सेंचुरी करे थे उस मैच में। तो आई थिंक
यहाँ पे भी अगर वो वैसे ही खेले, देखिए एक अच्छी बॉल आएगी ही, आप ड्राइव पे बीट हो जाओगे, बोल्ड हो जाओगे, स्लिप में कैच हो जाओगे, नेचुरल है। बट आप अगर अपना अटैकिंग गेम ना छोड़ के उससे स्टिक करें तो आप इंग्लैंड पे प्रेशर डाल पाएंगे। दिस इज समथिंग व्हाट इज इंग्लैंड इज डूइंग, दे आर बैकिंग देयर नेचुरल गेम, एंड आई थिंक वी शुड डू दैट ऑल्सो। आई थिंक हाँ, बेसबॉल को काउंटर करना है तो आई थिंक वील हैव टू, हम लोग को भी आई थिंक एग्रेसिव होना पड़ेगा उतना, ताकि इंग्लैंड कैन गो ऑन बैक फुट। एंड आई थिंक वो सेकंड टेस्ट में हमने देखा था कि जब इंग्लैंड को वी गेव अ टारगेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 600, इंग्लैंड वर कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम, एंड जब उन लोग कंफ्यूज हो गए अबाउट देयर अप्रोच and we had them in that game. So I think this approach could work well. But I think अश्विन आपसे disagree करेंगे, क्योंकि उनका अप्रोच था टू गो डिफेंसिव एंड नेगेटिव अगेंस्ट इंग्लैंड। सेकेंड टेस्ट के पहले भी उन्होंने बोला था कि rather than being aggressive, defensive हो and let wait for them to make a mistake. So what do you think? Would that work, or we should come back to that aggressive stance again? आई डोंट डिसएग्री विद अश्विन, बट मेरा एक ही प्रॉब्लम रहा है, व्हेन यू आर प्लेइंग द वेटिंग गेम, there are 50% chances whether you can also make the first move and opposition can also make the first move. Lords Meads में जैसा हुआ, we were playing it डिफेंसिव, हम रुक के खेल रहे थे, हमने बस अपने एंड से उनको इजी रन बनाने नहीं दिए। इवन इन बैटिंग वी वर सॉलिड इन डिफेंस, बट जैसा हुआ, इंग्लैंड सॉ एन अपॉर्चुनिटी and they made the first move and we were under pressure and then we were catching the game. So I still think the, I mean, टेस्ट मैचेस हैव चेंज स्लाइटली। आई थिंक अगर 10-15 साल पहले कोई भी प्लेयर खेल रहा होता तो ही वुड हैव लाइक कि हाँ चलो डिफेंड करते हैं, वी हैव टू वॉच इट आउट। बट राइट नाउ आई थिंक एग्रेशन मीटिंग एग्रेशन इज द वे इन टेस्ट क्रिकेट, actually when you're playing an aggressive team. So I would like to one, I'll take a example in this, like अभी जैसे शुभमन गिल had a ploy, he was standing outside the crease to Chris Wokes, because Chris Wokes was the only seamer who was, you know, who was disturbing शुभमन गिल, जो गिल को खेलने Yes. नहीं दे रहा था, बाकी बाकियों को वो बहुत इजीली खेल रहा था, तो टू वोक्स ही स्टार्टेड स्टैंडिंग आउट। एंड टू काउंटर दैट, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जैसा आपने देखा, वोक्स ने बोला जेमी स्मिथ को कि आप स्टंप्स के पास आ जाओ, तो आई मीन दैट, उसने शुभमन गिल के मन में वो डाउट डाला, ही हैड दैट एग्रेशन टू पिक अप दैट एग्रेशन, एंड आई थिंक दैट इज वन रीजन कि शुभमन गिल का फुटवर्क जो था बहुत अनडिसाइसिव था। वो उसकी क्रीज पे खड़ा था बट ही वाज स्कैर्ड टू रन डाउन द ट्रैक एंड मीट द बॉल एट द पिच जहां पे बॉल पिच हो रहा था। तो आई थिंक दीज लिटिल एग्रेसिव गेम्स इंग्लैंड के एंड से और आएंगे नाउ, दे हैव स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट सम वीकनेसेस। सो रादर देन अस गोइंग इन द शेल, आई थिंक वी शैल अटैक। कोई गारंटी नहीं है अटैक करके जीतेंगे भी, बट एटलीस्ट वी कैन पुट इंग्लैंड अंडर प्रेशर एंड वी कैन इन्फोर्स दोस मिस्टेक्स। And I think yes, aggression की बात की, and I think England became more aggressive after that Gill and Crawley का जो fight हुआ. I think the way Ben Stokes led after that, we saw a different kind of Stokes actually, to be honest. He was below par before that, but I think उसके बाद से he not even got himself pumped up, but उन्होंने टीम को भी काफी pumped up किया, and अभी वो लोग जिस हिसाब से मैच जीते, I think they'll be ultra aggressive coming into this fourth test. आई थिंक यस, एंड आई थिंक उनके कुछ बॉलर्स के लिए, लाइक इफ यू आस्क मी ब्रैंडन कार, इट विल बी अ वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग परफॉर्मेंस फॉर हिम। ही इज अ गुड बॉलर बट समहाउ इन दिस टेस्ट सीरीज वो बहुत इनकंसिस्टेंट था। देयर वर पैचेस where he was really good and then there were patches where he was leaking runs. So I think this is where he could show his true potential, and the way Ben Stokes backed him, I think उसने भी अपने आप में वो कॉन्फिडेंस जगाया, एंड दिस इज व्हाट इट डज। लाइक बेन स्टोक्स ने जैसा वो 10 ओवर का स्पेल डाला एंड टीम में एग्रेसिव इंस्पायर करा कि वी आर गोइंग टू विन दिस, आई थिंक ये सब चीजें बाकियों को भी लिफ्ट करती है। एंड ब्रायडन कार्स के साथ वही हुआ दूसरे एंड से, जब वो स्टोक्स के साथ बॉल शेयर कर रहे थे, एंड आई थिंक उन्होंने ही फिर करुण नायर का विकेट भी निकाल दिया था विद दैट ब्यूटीफुल डिलीवरी। Yes. So I think this is what it is going to be, and England are going to come hard at us again. And to counter that, will have to be like the players who play their natural game should play their natural game. I agree with that. And I think with जिस हिसाब से इंग्लैंड रिसेंटली पिचेस बना रहे, they are
मेकिंग जो उनके एग्रेसिव स्टाइल को सूट करे। इट्स नॉट अ टिपिकल इंग्लैंड विकेट जैसे हमने देखा है इतने सालों में, स्विंग सीम होता है। अभी काफी फ्लैट डेक्स है, काफी हार्ड डेक्स है। तो व्हाट डू यू थिंक, मैनचेस्टर में भी वैसा रहेगा, और आई विल गेट टू सी अ ट्रेडिशनल मैनचेस्टर विकेट? Additionally, अगर आप देखो तो लाइक मैनचेस्टर हैज बीन अ विकेट दैट हैज दैट moisture in it. Like it might look dry, घास इतनी नहीं दिखेगी, but pitch underneath has that moisture, and ball has always swung. Like first morning in Manchester is always been difficult to bat. Uh, I have a few stats here if you want. Since 2019, the average first inning score in Manchester is 338. But अगर आप last 3 सालों पे जाएं 2022 से, तो average first inning score has dropped down to 234. So that's how the Manchester wicket has been. And हमने भी जब last time यहाँ पे खेला था, a green wicket was served. So I think a similar kind of wicket could be in, though England might try a flat wicket like they did in Birmingham, but still, I think the nature of the pitch and the ground, there will be some seam movement. So I don't think it will be a entirely flat wicket there. And obviously, Manchester में खेल रहे हैं, Manchester में Pacers का dominance ज़्यादा रहा है. Like since 2019, Pacers have picked up 147 wickets, whereas spinners have only taken 44. स्पिनर्स का 44। मेजरली रोल लास्ट 4 और 5th डे पे आता है अगर टेस्ट मैच वहां तक जाए तो, but it is mostly the Pacers dominating. So I think a यस। pace friendly wicket is what is expected. And it won't matter if you bat first or bowl first. Whatever you do, you have to do it well. Kyuki, I'll give you another interesting stat since we are discussing Manchester. There have been 3 wins batting first and 3 wins batting second. सेकेंड। In 7 games, one has been a draw. All 3 wins जिसमें पहली बैटिंग करने वाली टीम जीती है, उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 350 से ज्यादा मारा था। एंड ऑल टीम्स जो बैटिंग सेकंड करके जीती है, उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में टीम को 350 क्रॉस करने नहीं दिया था। सो देयर विल बी अ बिट ऑफ बोथ, एंड आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में whatever you choose, whether you choose to bat, you choose to bowl, you have to do it well. And if you do the first inning well, I think you're on track to win the Manchester Test. आई थिंक यस, हम लोग बेस, वी हैव टू सेट इट स्ट्रांग। आई थिंक जिस हिसाब से मोमेंटम रहेगा फर्स्ट इनिंग्स में, दैट वुड मेक अ डिफरेंस। बट आई थिंक स्पिनर्स के लिए भी काफी मदद है डे 3 डे 4 से, क्योंकि इफ वी सी इंग्लैंड एंड श्रीलंका प्लेड अ टेस्ट हियर इन 2024, एंड वहाँ पे इवन बाशिर बोल्ड वेल, इवन फ्रॉम श्रीलंका एंड प्रभात सेसुरिया आल्सो बोल्ड वेल। So, do you think India could bring in Kuldeep this time? Even Michael Atherton suggested we should play with 3 spinners. So, could we see Kuldeep, Washington, Jadeja, all 3 of them play, or would we see Kuldeep coming for Washington, or any other changes? Uh, आई थिंक स्पीकिंग अबाउट द टीम कॉम्बिनेशन, अभी इंजरी के ऊपर भी बहुत एयर है वहां पे. लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक अर्शदीप इज इंजर्ड. Yes, आकाशदीप ऑल्सो पिक्ड अप एन इंजरी इन द लास्ट गेम, सो उसका भी yes. whether he'll be available or not is not known to us. Even Anshul Kamboj flew in today for the cover. So in that, the selection becomes a little dicey, but I would still want India to stick with 2 spinners and 3 pacers. Uh, and I will, you said, matlab, what probably can be done is they can bring in Kuldeep in place of Washington, because England have only faced 8 overs of spin in their last 5 or 6 years of Test cricket, and those were bowled by Steve Smith. They haven't faced a quality leg spinner. So I think in that case, Kuldeep can be a addition. कि अगर आप तीसरे चौथे दिन पे स्पिन होने लगा है, आप अगर आप कुलदीप को डलवा रहे हैं, तो कुलदीप एक तो he'll get that big turn, and England who haven't faced wrist spin much, they'll find him very difficult to pick. जैसा जो 2024 में इंडिया इंग्लैंड सीरीज हुआ था, दे आपने देखा होगा मेजर ऑफ द बैटर्स वर फेलिंग टू पिक कुलदीप. दे वर लाइक, उनको बॉल समझ में ही नहीं आ रहा था. दे वर प्लेइंग डाउन द रॉन्ग लाइन, और आइदर जस्ट प्रीमेच्योरली रनिंग डाउन द ट्रैक टू मीट द बॉल. ऐसा ही चल रहा था. तो आई थिंक इन दैट केस आई वुड रादर हैव कुलदीप in place of Washington, so that you have someone like a Bumrah and Siraj to attack with the new ball. And जब ball थोड़ा सा soft हो जा रहा है, then you have Kuldeep who can grip the ball. Maybe Nitish Kumar Reddy can provide him that support from the other end, or maybe Jadeja can provide the Yes, support agree. from the other end, who is controlling the run, who is like
मेरा काम है, मैं ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ के डालूंगा एंड दूसरे एंड से कुलदीप विल अटैक फॉर विकेट्स. सो आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन कैन बी सेट अप. आई थिंक यस द चांसेस ऑफ फॉल शॉट्स भी बढ़ जाते हैं जब बॉल ज्यादा टर्न हो रही है, and कुलदीप अच्छा टर्न करवा लेते हैं. तो आई थिंक दैट कुड वर्क इन इंडियाज फेवर. बट वॉशिंगटन जिस हिसाब से बैटिंग भी कर रहे हैं, एंड इंडिया का रिसेंटली अप्रोच रहा है to get that batting a bit deeper. So Kuldeep Kana could be a tricky call, but let's see. And if टीम सिलेक्शन की बात की, इवन पंत ने फिंगर इंजरी सस्टेन की थी लास्ट मैच में. So do you think he'll be there just as a batter, or will we see him get dropped and Dhruv Jurel coming in place of him? आई थिंक मतलब फ्रॉम व्हाट आई पिक्ड अप इन द लॉर्ड्स टेस्ट, it wasn't a major injury and अभी 9 दिन का गैप है, तो आई थिंक पंत should be cleared for the wicket keeping role, at least I hope. Otherwise I think they have allowed substitutes to keep wickets and I think अगर पहले ही Yes, announce कर दिया जाए तो Jurel can keep wickets and Rishabh Pant can bat, but I would surely not want Rishabh Pant to miss out because he's such an asset and England is a agree. place where he likes batting. उसने Yes, मतलब 2018 के टूर में भी सेंचुरी करा, 22 के टूर में भी सेंचुरी करा, अभी भी सेंचुरी कर चुका है. एंड बर्मिंगम एंड लॉर्ड्स में इन द फर्स्ट इनिंग्स he was really good with the bat, so I think he's one of the India's best batters, so I don't really want him to miss out. So I and I hope think yes. mm, Hmm. I think कि he's he'll the be one cleared जो. for wicket keeping also. यस, एंड वही है जो एग्रेशन को एग्रेशन से पंथ ही है जो एक्चुअली ही कैन डू. सो यस, होपफुली ही Yes, I प्लेस. think yeah. बट पॉसिबिलिटी ऐसा है कि करुण नायर, जिनका फॉर्म काफी अच्छा नहीं रहा है सिंस कमबैक, डू यू थिंक ध्रुव जुरेल माइट कम इन प्लेस ऑफ हिम एंड ही कैन कीप द विकेट्स, ताकि वी लाइक वील हैव दैट बेटर बैलेंस इन द मिडल ऑर्डर एज वेल. और अभिमन्यु ईश्वरन और साई सुदर्शन माइट प्ले. डिसीजन वेदर जुरेल को करुण नायर की जगह एज अ बैकअप विकेट कीपर खिलाते हैं कि नहीं, दैट विल बी ऑन द डे लाइक ईव ऑफ द टेस्ट मैच की, तब पंत को कैसा फील हो रहा है एंड हाउ दे डिसाइड. बट इन एन केस जहां पे ऑब्वियसली सब फिट है, I would rather have Karun Nair playing at number 3 because my assessment of his batting is that he's batting well. ऐसा नहीं है कि वो बैटिंग खराब कर रहे हैं. I think it's just that mental barrier, जो प्रेशर वो लेके खेल रहा है, आई थिंक उसकी वजह से ही वो रन नहीं कर पा रहा, बिकॉज he's always gotten a start. और जो फर्स्ट इनिंग्स में डक आया था उसके बाद से आप देखो he's always gotten start. He's getting those 20s and 30s and he's looking good. He's driving the ball well. He's leaving the ball well. But that I think just the pressure in his mind is stopping him from going out and playing the long innings. So if I was the management, I think I'll back Karun Nair. I think he's also returned after 7 long years in Test cricket. तो नर्वसनेस तो रहेगा ही एंड इवन एट हिज एज ये डर हमेशा रहता है कि अगर अभी मेरा नहीं हुआ तो देन प्रोबेबली मैं शायद अपने करियर में कम बैक ना कर पाऊँ. तो जस्ट आउट ऑफ दैट प्रेशर एंड he's a good batsman, so respecting his talent I think I'll give him the entire series. मैं उसको ओवल टेस्ट और मैनचेस्टर टेस्ट दोनों ही नंबर 3 पे खिलाऊंगा. एंड इवन इफ ही गिव्स मी 150 एंड 100 in the next 4 innings, I think he would have done a good job and I think he should keep the selectors interested for the upcoming matches जो इंडिया में होने वाले. Yes, let's hope so. But how do you think that affects the mindset of someone like Abhimanyu Easwaran? काफी टाइम से इंडिया के स्क्वाड का पार्ट रहे हैं. He's been there 15 में रहते, but he always sees someone else get a chance in the 11 out of nowhere. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने देखा पडिक्कल got a chance. He was not even a part of the squad. इस बार भी so Sai Sudarshan and Karun Nair got a chance. So how do you think that affects the mindset of someone like Abhimanyu Easwaran? I think it won't be easy for someone like Abhimanyu Easwaran, but राइट नाउ लाइक दिस वाज अ डिसीजन जो अगर शायद पहले टेस्ट के पहले ईश्वरन को खिलाया होता, देन आई वुड हैव लाइक कि तुम ईश्वरन को 5 टेस्ट दे दो. बट माय पॉइंट हैज ऑलवेज बीन कि अगर आप किसी को भी ट्राई कर रहे हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव हिम दैट लॉन्ग रन एट दैट पोजीशन. अभी जैसे करुण नायर वाज नंबर 4, देन ही मूव टू नंबर 3 एंड देन ही विल बी ड्रॉप, ईश्वरन कम्स इन.
and then Eastwaran doesn't score run, you are looking at someone else at number 3 or something. So I just want Karun Nair to be given that long run, and if Karun Nair doesn't perform in that long run, if you see those inconsistencies, then maybe you can have Abhimanyu Easwaran walking in, and he also gets that long run of say 5 to 6 test matches, jahan pe he's settling in, he's getting to score. But what I feel would be unfair is कि Karun Nair is playing in England अभी, जहाँ पे relatively कम experience रहा है. Yes, he has played county here, but playing county and playing international are two different things. Like अभी county का level it's good, but It's it's big not the difference. international level. I think Karun Nair को I वो भी एक agree. challenge Yes. है. So इसीलिए I would give him that series, and इसीलिए एक if he gets 150 and 100, I'll be interested to keeping him from the West Indies series as well, जो इंडिया होने वाली है. एंड डोंट यू थिंक कि ये सीरीज काफी 2018 का सिमिलर रहा है? वी वर प्लेइंग वेल इन 2018 एज वेल. काफी क्लोज मैचेस रहे जहां सैम करन प्रूव टू बी द डिफरेंस. हमारे लोअर ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं आया. लाइक एंड देन इंग्लैंड के टेल में स्पेशली सैम करन ने काफी रन्स बनाए. लाइक वी लॉस्ट दैट सीरीज 4-1, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट दैट वन साइडेड. जब फील्ड पे चल रहा था, लाइक वी सॉ कैप्टन जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, he went and played well. Similarly here शुभमन गिल जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो अच्छा खेल रहे हैं. तो सिमिलैरिटीज कैसे मुझे दिख रही है, या इट इज देयर आउट इन द ओपन? नहीं नहीं, आई थिंक काफी सिमिलैरिटीज है. आई थिंक लास्ट गेम के बाद तो प्रूव ही हो गया था. द बर्मिंघम टेस्ट of 2018 and the Lord's test of 2025, they had uncanny similarities, especially if you look at the last innings. तो थे, there have been similarities, and I think ये similarities आपको ऐसे लग रहे हैं because इंडिया का recent टेस्ट मैच टेम्पलेट यही हुआ है. लाइक द सीरीज का स्कोर लाइन हैजंट जस्टिफाइड हाउ वेल इंडिया हैज प्लेड. लाइक 2018 की बात करें तो हम साउथ अफ्रीका में 2-1 हारे थे, बट इफ यू लुक एट द series and the score line and performances, we were like neck to neck with South Africa. There were some moments we failed to capitalize on, but it was a highly competitive series. Same with BGT. I think we were there, we were neck to neck with Australia. We failed to capitalize on some moments, I think, and hence we were on the back foot. But otherwise, I think BGT maybe it was a good enough performance, except the Adelaide test. Jo Adelaide test, I would say it was a one-sided loss for us. But Baki, Brisbane, Melbourne, Sydney, our team was there matching neck to neck. So I think इसीलिए ऐसा लगता है there have been similarities. But this has been India's template, and I think यही चीज अच्छी हो रही थी पहले. We had a settled batting order with Pujara, Kohli, Rahane, and then Jadeja and Pant, and we had a settled bowling lineup. अभी 2018 में थोड़ा सा अनसेटल हो गया था बिकॉज वी वर स्टिल लुकिंग फॉर कॉम्बिनेशंस. हमारे ओपनर सेट नहीं थे. मिडिल ऑर्डर में भी दिनेश कार्तिक को ट्राई करा था, देन ऋषभ पंत को ट्राई करा था. वृद्धिमान साहा का जस्ट रिटायरमेंट हुआ था उस समय पे. तो आई थिंक उस वजह से ज्यादा सिमिलैरिटीज 2018 से आ रहे हैं. And why do you think कि India are lacking in this crucial moments? मैच में even if we see in this series 15 दिन के टेस्ट मैच में we would have dominated at least 10 to 10 to 12 days, but still we are ending up on the losing side. Similarly in Australia as well. So where do you think हाँ कमी पड़ रही है, and where do you think we can improve upon कि वो जो crucial moments है end में we can capitalize on that? आई थिंक कमी का जो एक एरिया है दैट इज आर एक्सपीरियंस. लाइक अभी जो टीम है अपनी, लाइक दे आर वेरी inexperienced in a lot of ways. Like even if you see Siraj and Bumrah are lead bowlers here, and Bumrah he has done well in England. Siraj has only a few tests under his belts in England. Same with some others. Akashdeep is going there for the first time. Prashit Krishna was there, but he didn't play. And I think last tour में अपने पास we had 4 experienced bowlers. You had someone like Ishant Sharma, you had Mohammad Shami, you had Bumrah, you had Umesh Yadav, and you had a young Siraj. यहाँ पे there is only one experienced and a lot of inexperienced seamers. Inexperienced. So I Yes. think उनको अभी रेड बॉल का एक्सपोजर उतना अच्छा मिला नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई सी इज कि एक लेंथ पे बोल के अगर उनको 2 चौके लग जाते हैं तो दे वेरी प्रोएक्टिवली चेंज द लेंथ. एंड आई थिंक
टेस्ट क्रिकेट में वही नहीं करना रहता है। इफ आपको उसी लेंथ पे मारना है, एंड यू हैव टू एक्सपेक्ट कि बॉलर फॉल शॉट करे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द रन, इट्स अबाउट द विकेट। तो आई थिंक बुमराह को भी यस। व्हेन ही स्टार्टेड द टेस्ट करियर, ही हैड दैट, I won't say it is a problem, but he had that mentality and he changed it. So I think most of the bowlers are struggling with this. When good length पे they get smashed, they immediately go full and एकदम बैट के नीचे दे देते हैं. And I think same with batting. I think batting maybe when to weather the storm and then when to attack and score runs. I think batters have had some problems. KL Rahul and I mean Rishabh Pant to some extent. उनके अलावा batsmen have always been stuck whether to attack, whether to defend. तो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक इसी वजह से कुछ क्रूशल मोमेंट्स पे हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं. बट द एफर्ट ऑफ दिस इंडियन टीम, लाइक आई वुड से सीरीज के पहले मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट द काइंड ऑफ फाइट इंडियन टीम हैज पुट अप, लाइक आई हैव माई रिस्पेक्ट फॉर देम. With their lack of experience, even they are matching England head to head on this. So it is good to see. And second part, what improve करना चाहिए, तो मैं अपना जैसे पहले ही सेक्शन में बोला था कि players should back their natural game. अभी जैसे यस। नीतीश कुमार रेड्डी is playing only his 8th or 9th test. उसको his natural game is attacking. He gets his runs from attacking, and वो जिस टाइम पे बैट करने आते हैं वहां पे बॉल इतना स्विंग भी नहीं करता है. इट इज मिनिमम स्विंग, एंड बॉलर्स ऑल्सो फॉवर अराउंड दैट गुड लेंथ, क्योंकि हवा में इतना बॉल होता नहीं है. दे हैव टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द पिच. सो समवन लाइक नीतीश कुमार रेड्डी, इफ ही प्लेज इन नेचुरल गेम, ही विल गिव दैट रिटर्न टू यू. सो आई चीजें हैं, एक्सपीरियंस कैन ओनली कम विद टाइम, सो आई वोंट से ऑन दैट. बट backing people and letting them play their natural game can, I think, help up a better fight. तो जैसे आप लाइक तुम बता रहे थे अबाउट द अनसर्टेनिटी, बैटर्स अटैक करे डिफेंस करे, डू यू थिंक लैक ऑफ ओडीआई क्रिकेट इज अफेक्टिंग टेस्ट बैटिंग इन इंडिया? I think yes, मतलब I personally believe yes, and like if you see एक पैटर्न भी रहा है, जब से ओडीआईज होना कम हुए हैं, तब से you see a lot of batters, kind of having this problem in test cricket, like across the world, not just in India. So I think yes, it could be, because I really thought ODI was a balanced format. I liked watching ODIs. वहाँ पे you had everything. Yeah, you have to weather the new ball, and then in between आपको innings भी बनानी है where you take this calculated risk, and then end में you also get the time where you capitalize like a T20 के death overs. So it was a very balanced format, and I think BI used to give that, how to build innings, how to score runs, when to amp up the rate. And I think lack of ODI cricket might just be affecting Test cricket. But people have found their way of playing Test cricket. Eh, England found baseball, going after it from ball one. So I think that can be same done by India also. I don't see us having the lack of potential. आई थिंक यस, वो T20 से वी आर नाउ डायरेक्टली ट्रांजिशनिंग टू टेस्ट क्रिकेट. तो लाइक इन ओडिया जैसे यू वर टेलिंग कि देयर वाज टाइम टू पेस अप द इनिंग्स, लाइक सिंगल डबल्स लेते रहते थे. बट T20 में क्या है, यू आर आइदर हिटिंग अ 4 और 6, यू आर गेटिंग आउट. एंड टेस्ट में लाइक बाउंड्री आती है, डॉट बॉल्स आती है, दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दैट स्पेस की स्ट्राइक रोटेशन कैसे करना है. एंड दैट्स वेयर समवन लाइक जो रूट is becoming a better batter. वो कभी भी you might notice he won't play 6 balls of a bowler. वो जल्दी strike rotate करेंगे, नॉन स्ट्राइक पे जाएंगे. So that makes it difficult for the bowler to set him up, क्योंकि strike rotation होते रह रहा है, बॉलर सेट नहीं कर पा रहे हैं ना उनको ना ही नॉन स्ट्राइकर को. So I think that is something affecting the other batters, and that's why I someone like think Joe Root, Steve Smith, Kane Williamson stand out. I completely agree with you. And majorly क्या हो रहा है अभी, like if you see a T20 cricket, the pitches that have been laid out are pretty flat. Like वहां पे you can easily hit through the line. Like वहां पे pitch की जरूरत ही नहीं है. You don't even need to hit the pitch. Pitch report की कुछ जरूरत नहीं है. You can just close your eyes, go out there and whack the ball. ऐसी pitches बन रही हैं T20s पे. And to even commercialize ODIs and make people watch ODIs, I think
Hence ODIs में भी काफी फ्लैट विकेट्स दे रहे हैं. You see a lot of teams scoring 350, 400. You see 330, 320 being chased very easily. 40, Yes. 45 ओवर तक चेज हो जाते हैं, जबकि 10 और say even 8 years ago, if you're getting 320, you are really putting the position under pressure. And when you cut to test matches, obviously pitches are not the same. I think there is a little more bounce than a T20 wicket, and ball doesn't come in one line. It always changes the line. Pitch से movement होता है, हवा में ball swing करता है. I think बहुत सारे batters they also find it difficult to adapt. अभी mostly जो batters का होता है, when they see a ball that is just outside of on the fifth or the sixth stump, they immediately take their front foot out and look to drive it without assessing कि ball कितना move हो रहा है. तो मेरे को कितना लाइक बाउंस हाउ होगा। मच डू आई नीड, कितना बाउंस होगा, कितना मूव होगा. सो लाइक हाउ मच डू आई नीड टू मूव. एंड that if a bowler is bowling full, then you can probably take your chance going to the pitch of the ball. But around the good length, it always becomes tricky. So you'll have to assess the pitch कि कितना bounce कर रहा है, where are my meeting points, कितना swing कर रहा है. So like which ball to leave, which ball to play. I think एक Sunil Gavaskar used to say कि the key of batting is knowing where your off stump is. T20 में Yes. reckless hitting and playing along the line, I think batters have lost the that art to know and understand where my off stump is and which ball should I play, which ball should I leave. And I think इसमें the art of cutting the ball on back foot also becomes important. कि आप थर्ड मैन के एरिया में, गली के एरिया में, हाउ मच रन्स यू आर स्कोरिंग. You can meet the ball late. You can judge that bounce and the late seam and swing. So I think वो because of T20 cricket, क्योंकि T20 के ऐसे natural instinct is to go after the ball and not wait for the ball. So I think उसकी वजह से it's affecting Test cricket, and I think I hope ODI cricket increase हो, so we could see better batting stats in Test cricket as well. Absolutely, and I mean जैसा बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है. एंड ऐसे ही सिमिलरली प्लेयर्स हैव नॉट रियली प्लेइंग विद सॉफ्ट हैंड्स. एवरीथिंग इज द बॉटम हैंड कमिंग इनटू प्ले, नो रिस्ट वर्क. एंड विद टेस्ट मैचेस जहाँ पे क्लोज इन आपके पास इतने फील्डर्स है, एनी शॉट दैट यू हिट विद द बॉटम हैंड, अगर मिडिल पे लग गई तो ठीक है, अगर 1-2 सेंटीमीटर भी इधर उधर हुआ तो आपको आपके कैच पकड़ने वाले बहुत है. सो आई थिंक ये सब Yes. चीजें यस दे आर मैटरिंग अ लॉट. And I think comparatively ball भी soft होती है. The red ball is softer than the white ball. Travel भी उतना नहीं करती है. The boundary hitting also becomes very difficult compared to what we see in limited overs. यस एंड आई अब रेड बॉल की लाइफ भी आई मीन 80 ओवर्स चलाना रहता है. सो इट हैज दैट एक्स्ट्रा लैकर ओवर इट, while the white ball doesn't. So that lacquer allows the ball to move also. And hence भी I think the same, मतलब जो टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट में डिफरेंसेस हैं, व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल में आई थिंक वही डिफरेंसेस हैं. इट्स जस्ट दैट पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट, क्योंकि इन रिसेंट ईयर्स वो डिफरेंस एकदम वाइड ही हो गया. लाइक टेस्ट क्रिकेट इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड दिस व्हाइट बॉल क्रिकेट इज अनदर एंड ऑफ द And स्पेक्ट्रम. इसलिए वी सी अ लॉट ऑफ पीपल रिटायरिंग आल्सो फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एट अर्ली एज कि ये वी आर नॉट very accustomed to this. I don't think we'll be able to play it. I think that is something that has been happening, and I mean it's just sad. I'm seeing less of ODI cricket, less of T20 cricket, and opting for more commercialized T20I games. I think I personally feel it is a sad thing in cricket. I think more than the players, it's becoming about the fans. कि fans को क्या पसंद है and not the players. So I think we should Yeah. think about the players as well. क्योंकि Test cricket has been the essence of the sport. काफी players सिर्फ उस like even Virat Kohli said कि अगर you have to be recognized, you have to perform well in Test cricket. So let's hope this series has been good. If you see, if you want to lift the spirit of Test cricket, this series has been good. So let's hope कि we continue to see such matches. And इसके बाद एक और चीज डिस्कस करनी थी, that was India's fielding. Like catch efficiency has been close to 60% compared to England 78. And जिसके कैच छोड़े हैं, that player has went on to score runs. जैसे लास्ट मैच में जेमी स्मिथ का कैच छूटा, he went on to like from 271 for 7, England ended up at 387. And वही सब मार्जिन से इंडिया losing the match.
सो लाइक क्यों हो रहा है, एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि लाइक डिस्पाइट प्लेइंग सो मच क्रिकेट वी आर lacking in this basic stuff. And I completely agree. And when I said earlier that we are not capitalizing on the movements, I didn't mention that, but this should have been mentioned. Ki catching has been really poor, and especially अपना slip cordon. I think Rahul के अलावा and to an extent Karun Nair, no one is a designated slip cordon fielder अपने पास. पहले we had a good slip cordon of Kohli, Rohit and Pujara and Rahul if an extra is needed. अभी our slip cordon is very weak and in generally I think fielding का level काफी डाउन हो गया. आई थिंक जिस लेवल पे दिलीप छोड़ के गया था आई थिंक उस लेवल से भी काफी हुआ है. द इनएक्सपीरियंस ऑफ स्लिप कॉर्डन इज समथिंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट आउटफील्ड पे भी यू आर अलाउइंग इजी डबल्स, बाउंड्रीज आर गेटिंग पास्ट एंड देन बाउंड्री पे भी आप कैचेस छोड़ रहे हो. इवन फॉर दैट मैटर विकेट कीपिंग हम बाइज एंड लेग बाइज भी काफी दे रहे हैं. So I think that is something that the fielding coach would have to address. I think they might have noted these issues as well and they look to improve on that. And while inexperience of the slip cordon is a problem, I think practice ke sath they can do more. Like Karun Nair is someone who has fielded mostly in India, jahan pe ball doesn't carry to the slip cordon like it is doing in England. Wahan pe you have time. Yahan pe is probably the ball is coming quicker to him than he's expecting, and that's why he's most of the time in an awkward position taking the catches. He's still holding on a lot of catches, but I think बाकी with practice and all this can be improved and this I mean इस पे थोड़ा काम करना चाहिए because catches do win you matches. Like जैसे आपने बोला जेमी स्मिथ का था, जेमी स्मिथ and that Brighton Cars partnership, like if we could have had that 40-50 run lead in that first innings, you never know, we could have chased 170 पे out हुए हैं. If the target would have been 150, we could have won. So these small things do make a large difference at the end. आई थिंक फील्डिंग ही एक ऐसी चीज है जो 100% इट्स इन योर कंट्रोल. बैटिंग भी इट्स नॉट 100% इन योर कंट्रोल. एक अच्छी बॉल आ जाएगी. सेम विद बॉलिंग, यू आर बॉलिंग सो वेल बट इवन द बैटर इज हैविंग इट्स डे. बट फील्डिंग ही है जहाँ आपके पास पूरा कंट्रोल है, जहाँ किसी का कुछ लेना देना नहीं है. इट्स कम्प्लीटली यू. सो आई डोंट थिंक वी शुड मेस अप इन दैट एरिया. एंड जितनी अच्छी फील्डिंग होगी उतना like jaldi we can get England all out. So yes, that is one Absolutely. point. Like And if you अब see बात the कर. best, and I was just adding Yes, to yes. the point, if you see the teams who are doing well in Test cricket, like Abhi, if you see the best Test team is Australia, people talk about their bowling, people talk about their batting, no one talks about their fielding. How good are they in the slip cordon? How good are they in infield? Not allowing easy singles, not allowing the batter to rotate strike. All this, I mean, it might go unnoticed, but people who regularly watch Test cricket would know that how much एक छोटा सा stop या बैटर को स्ट्राइक पे रखना ये कैसे एक विकेट को बिल्डअप कर सकता है. तो पीपल हु वॉच टेस्ट क्रिकेट विल नो एंड विल अंडरस्टैंड. सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Think you brought Australia. मुझे इससे मार्नस लबुशेन अभी याद है. He was dropped from the 11 against West Indies, but जब वो एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करने आए, he was just sensational. जो एनर्जी के साथ वो फील्डिंग कर रहे थे, like it didn't look he was disappointed because someone of Marnus's stature playing 11 से ड्रॉप होना बड़ी बात है. बट वो फील्ड पे जब उतरे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि he wasn't part of that 11. So like that small things matter, and that's why Australia are one of the best teams in this format. Absolutely, I think giving your 100% on the field at least. I mean that is the least we expect. Results तो आते जाते रहेंगे, हार जीत चलते रहता है. But giving your 100% on the field, I think that is a bare minimum. And I think वो fielding में improvement करके, I think Indian team should be back with some better results. Yes. एंड मूविंग ऑन, अभी थोड़ा इंग्लैंड के चेंजेस की बात करते हैं. लाइक शोएब बशीर, जिसने दैट इम्पोर्टेंट विकेट ऑफ सिराज लिया था, he won't be playing the next set. He has been ruled out, but they have brought in Liam Dawson, the slow left arm orthodox bowler, जो लास्ट टेस्ट अपना 2017 में खेले थे.
And I think that could work in India's favor because we have three lefties in our middle order: Rishabh Pant, Washington Sundar, and Ravindra Jadeja. What do you think about that and how India can capitalize on it? आई थिंक लियाम डॉसन के एक अच्छी चीज है फॉर इंडिया एंड एक बुरी चीज है फॉर इंडिया. स्टार्ट विद द गुड थिंग. One thing is why Bashir was in the 11 is because he was turning the ball big. Out of all the spinners who have played for England recently and are in the domestic setup, no one can spin the ball more than Shoaib Bashir. Yes, he lacks that accuracy and that control, but he was someone who spin the ball big. Now, Liam Dawson is someone who might not spin it that big, but he has a better accuracy than Shoaib Bashir. So what can work is in India's favor is जैसे आपने बोला तीन लेफ्ट हैंडर्स है. So left handers will enjoy facing him. But at the same time when you look अपने राइट हैंडर्स लाइक समवन लाइक अ शुभमन गिल जिसको बशीर का बिग टर्न या वो कभी एट द टाइम्स ऑफ गार्ड पकड़ ले रहा था, he'll also have a good time. And Liam Dawson, like he'll bowl with accuracy, but then he'll have his chance कि इसका बॉल इतना स्विंग इतना सॉरी आई सेड स्विंग इतना स्पिन नहीं होगा. सो अगर शुभमन गिल if he gets set against Dawson, I think he can also take runs for Dawson. So that is one bonus point for India कि a good spinner won't be there on England's team. But एक down point ये भी है कि Liam Dawson is a very good batter, so that will make England's tail even longer. They'll have 11 batting options now, I guess, with Dawson, and I think we might see Dawson batting ahead of Archer also. Sorry. Yeah, completely agree. इंग्लैंड ने के टेल ने ऑलरेडी हमको काफी परेशान किया है एंड एडिंग टू दैट अभी एक और बैटर है एंड ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही इज बीन देयर इन द सर्किट फॉर क्वाइट लॉन्ग एंड आई थिंक काउंटी भी काफी अच्छा किया था. ही वाज द पीसीए प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2023 एंड 2024. So I think someone of his experience coming in England side could overall like bring that balance and that experience as well. Yes, and I think that is why one will have him to counter with the bat, but he'll also be a little easier to play in the bowling than Shoaib Bashir. So we might see Joe Root having to bowl more overs. Agree. एंड हमने एग्रेशन की भी काफी बात की है बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट शुभमन गिल? इनिशियल फर्स्ट टू टेस्ट में ही वाज प्रीटी काम इन हिज अप्रोच इवन ऑन द फील्ड. उतना एग्रेसिव थे नहीं बट थर्ड टेस्ट में वी सॉ डिफरेंट साइड ऑफ हिम सिमिलर टू जो हमने विराट कोहली को जैसे देखा है. A little bit of that glimpse came into him. Do you think that affected his batting, that over aggression, or do you think कि जितना काम रहेंगे he'll bat better and lead better? Overall, अगर आप शुभमन गिल को देखो, आई एम गोइंग बैक टू हिज अंडर 19 days. He has always been someone who has been calm and composed, like silently going about his business, focusing on scoring runs. Like मेरे को 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद आ रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान वेयर ही स्कोर्ड 100. I think that was also a very difficult wicket, and Pakistani bowlers were really bowling well. And he, in his own mindset, looking very calm, very composed, and I think he won us that game with a beautiful 100. That's how Shubman Gill has been since 2019. Even in the Gaba innings, also, like people were around his bat chirping, but he was looking to play his game, attacking Stark like he did. Stark was trying to pepper him and play mental games with him in the Gaba test with short balls, and then he was replying them with pulls and uppercuts and leaving the balls that were way outside of. So I think that is what has been helped Shubman Gill, and I think he should stay calm. But honestly, मेरे को उसका पर थर्ड टेस्ट में एग्रेशन देख के मजा तो आया था. आई थिंक क्रॉली वाज ट्राइंग टू I वेस्ट द second टाइम. that. उसका he didn't wanted to play that second over which was remaining in the day. And I think उस समय पे शुभमन गिल का बोलना भी wasn't wrong. I did enjoy his aggression, but I think the calm and composed nature is his real nature, and I think he should stick to that. And how do you think he should tackle Vokes? क्योंकि Vokes has found a way of tackling him. जैसे we earlier discussed कि कीपर को आगे बोला कि not giving that freedom to Gill to go ahead and meet the ball early.
तो हाउ डू यू थिंक गिल शुड टैकल हिम, क्योंकि वोक्स का रिकॉर्ड एट दिस ग्राउंड हैज बीन वेरी गुड एंड नाउ वोक्स हैज फाइंड अ वे टू counter Shubman as well. So what could I change? I think Gill should go back in his place. Like अभी उसका क्या था? He was trying to meet the ball at the pitch of the delivery. It's just that keeper coming up has dropped in slight minds. I feel there are two ways. One way is he can continue playing that. He can continue batting out of the crease and playing the ball at its pitch. Because if he connects the ball, then keeper being close to the stumps or being away doesn't matter. Or the second way is that he can probably drop back and play in his crease with the kind of bowler Vokes is. Vokes is not someone who is the quickest English bowler out there. तो अगर आप उसकी बॉल ऑफ द पिच भी रीड कर रहे हो, यू विल हैव इनफ टाइम टू प्ले इट. सो एंड शुभमन गिल का बैकफुट प्ले इज ऑल्सो good. It's not like कि वो बैकफुट पे खेल नहीं पाता है. So the second way is that he'll play in his crease, like to work Vokes around, and then 3-4 ओवर में जब Vokes को विकेट नहीं मिलेगा, then probably Stokes will have to change the bowler or Vokes will have to change his plan. So I think there are two ways to approaching it. So one is slightly risky, and second is more dependable. But I think it will be a good thing to see him. I mean, I'm looking forward to it. How does Shubman Gill decide to tackle this? Does he go the aggressive way? Does he go the traditional defensive way? Or he might find out his third way. We have seen him running down the track to Anderson in 2024 test at Dharamshala. You never know, he might bring that out. So I think it remains to see how he does it. I personally prefer him doing number one, like what he's doing best. I think yes, a lot will depend on how Gill plays, whether India will be able to break the fortress that is Old Trafford. Recently हमने काफी टाइम देखा है कि इंडिया ने फोर्ट्रेस जाके ब्रीच किए हैं. The famous one being Gaba, then 2024 में Cape Town, and most recently Edgbaston. So yeah, let's hope कि हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड का भी जिंक्स टूटे, क्योंकि द लास्ट सेंचुरी केम 35 years ago. वो भी सचिन ने मारी थी जब वो 17 साल के थे. द लास्ट पाइफर केम इन 1982. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट वी हैव टू चेंज एट दिस वेन्यू एंड गिल विल प्ले अ मेजर रोल इन दैट. Yes, definitely. I think Gill is currently the most important batter in India's lineup, and he's batting at a peculiar position, that is number four. Number four is the position that runs the game. He is the one. अगर वो जल्दी बैटिंग आ रहा है तो he has to weather the new ball, and then he has to look to build innings. He has to look to score runs. So I think he is batting into a very important position as well, and I think that's why him how well he performs might just turn out to be how well will India perform with the bat. Yes, agree. So Chaitanya, time for some predictions. Like, what do you think like would be the match result, and who will be the top run scorer and wicket taker? Ah, so I think Joey Root will be the top run scorer. I'm sensing he'll get another 100. Most wickets in the game, I think, will be Jasprit Bumrah. एंड आई एम प्रेटी श्योर जो 1982 के बाद से फाइफर नहीं लिया था बुमराह, अभी वो रीराइट कर देने वाला है. एंड कमिंग डाउन टू द मैच प्रिडिक्शन, आई थिंक दैट इज अ डाइसी वन. इट्स टफ टू पिक अ विनर राइट नाउ. एज आई सेड, फर्स्ट इनिंग्स के बेसिस पे आई थिंक विनर डिसाइड होगा, बट लुकिंग एट द कॉन्फिडेंस and recent form, I just think England might win this one. I will be very happy to be proved wrong, but I think England will win the Manchester Test. Yes. मेरी प्लेइंग 11 तो काफी सिंपल रहेगी. आई डोंट वांट मेनी चेंजेस. तो द टॉप ऑर्डर विल रिमेन द सेम. Top three will be the same for me. So then Yashasvi Jaiswal will be at 1, KL Rahul number 2, number 3 will be Karun Nair, number 4 will be Shubman Gill, captain. Number 5, Rishabh Pant, wicket keeper, and slash Dhruv Jurel. Ki if Pant is suppose not clear to play the game, then Dhruv Jurel might come in, and he will be like to like replacement, so he'll bat at number 5. So Pant slash Jurel, the wicket keeper. Number 6 would be Jadeja, and with Nitish Kumar being ruled out, number 7 will be Washington Sundar, and number 8 can be Kuldeep Yadav slash Shardul Thakur. If I'm
I am to pick one looking at Manchester. I'll go with Shardul Thakur. So my number 8 will be Shardul Thakur. Number 9, Jasprit Bumrah. Number 10, Mohammad Siraj. And number 11, Prasidh Krishna. So you're not giving debut to Anshul Kamboj yet. Not yet. I mean, he is an interesting prospect, but I would rather go with Prasidh Krishna. And I think थोड़ा मैनचेस्टर का विकेट उनकी बॉलिंग को सूट भी करना चाहिए जो पहले दो विकेट्स में मिसिंग था आई थिंक हेडिंगले और एजबैस्टन में वो थोड़े फ्लैट विकेट्स थे ड्राई विकेट थे दिस विल बी अ लिटिल मोर मॉइस्ट तो आई थिंक उनको मजा आना चाहिए इफ ही गेट्स दैट skate from the wicket. I think he's a very dangerous bowler. So I think you're going with four pacers, two spinners, and I think seven batters, eight batters, including Yeah, if you Sundar and count the Shiv. all-rounders. Yes. Yes. So मेरे प्लेइंग इलेवन में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस है compared to yours. So opening of course Jaiswal and Rahul. But one down I am backing Dhruv Jurel. I want him not just as a wicket keeper. I want him to be a part of the 11. So I'll be dropping Karun Nair and getting Jurel in. Shubman Gill of course at number 4. Number 5 पे ऋषभ पंत. Number 6 पे जडेजा. 7 पे सुंदर. And instead of Shardul, I am getting Kuldeep Yadav because I want कि हम अगर बैट्समैन को काउंटर करना है तो आई थिंक कुलदीप could be a great pick in that sense. फिर उसके बाद बुमराह सिराज and I'll be giving debut to Anshul Kamboj. So I'll be going with three pacers and three spinners. Not I doubt कि गंभीर ये करेंगे but this is something I want कि हो I want India to go especially with Kuldeep but सुंदर को drop करना I think given his batting tough है so that's why I picked three spinners. I think fair call है that Kuldeep and Thakur spot can like literally go to anyone because आपके मेन जॉब आपके तीन पेसर्स ही करेंगे द फोर्थ पेसर और रादर द थर्ड स्पिनर they'll be doing the supporting act. So if Kuldeep comes in, then Sundar takes up the supporting act. So I think Yes. both ways, I think it can go either way. But looking at the pitch at Manchester, I think the team also might just want to add that fourth pacer who can give them overs from one end. I think and Shardul can bat also and Gambhir का थोड़ा tendency रहता है to get more batters in as well. So we might see Shardul as well in squad in the playing 11. But सारे आंसर तो अभी 23rd को 3 बजे ही अनाउंस होंगे. जैसे इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है. Not many changes, सिर्फ एक ही चेंज जो obvious था Liam Dawson in place of Bashir and rest they are going They've with the found same their 11 players. Yes, I think they've found their right combination. I think उनको पता है what combination works best for them. And even since the last 2 and 3 years, अगर आप देखो तो once they had a settled batting lineup, England have never made a lot of changes. They have rotated their bowlers, but their composition has been the same, and that's the formula that has been working for them. So I'm not surprised England will with that 11. Let's see India का. Thank you so much Chaitanya for joining us. It was a lovely discussion and just like this discussion India की performance भी काफी अच्छी है. So thank you so much.